क्लास में हम लोगों ने लोकस की बात करेंगे और लोकस निकालने का एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? यहीं तक पढ़ा था। परफेक्ट है। तो लोकस क्या था, ध्यान से सुनेंगे। लोकस की हमने बात करी थी, रास्ता, मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय अ सर्टेन पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो लोकस को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point such that, find the locus of the point such that the join of, such that the join of point A का कोऑर्डिनेट 1,0 and point B का कोऑर्डिनेट 3,1, such that the join of A and B subtends a right angle, such that the join of point A and B subtends a right angle at the moving point. Subtends a right angle at the moving point. एक राइट एंगल सबटेंड हो रहा है एट द मूविंग पॉइंट। अब आराम से मेरी बात सुनेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। पूरे चैप्टर में, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम मतलब समझेंगे और डायग्रामेटिकली प्लॉट करने की सोचेंगे। सर्कल भी बनाना है, हाथ से बना लेंगे, हमें उसकी कंपास की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम बना करके हमें फील आ जाएगी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना? हमसे कहा गया जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट, लेट अस से ये एक पॉइंट ए ये रहा, बी ये रहा, सच दैट लोकस बताना है। लोकस मतलब एक रास्ता, वो पॉइंट इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है, पर उस रास्ते की एक प्रॉपर्टी है, एक खूबी है, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? जॉइन ऑफ दीज टू लाइंस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। जिस पॉइंट का रास्ता निकाल रहा है वो पॉइंट मूव कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है, कांस्टेंट नहीं, स्टिल नहीं है, वो मूव कर रहा है। उस मूविंग पॉइंट पर जिस भी रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है, मैंने उसकी एक फोटो क्लिक कर ली है। समझ, जिस भी रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पर मैंने उसकी एक फोटो क्लिक कर दी, और वो फोटो क्या है वो मैं आपके सामने बना। ये मतलब है लोकस पे हम सोचने का तरीका ये। मेरी बात समझ में, मैंने क्या कहा? तो वो मूविंग पॉइंट लेटस से किसी एक क्षण पर, किसी एक टाइम पर, लेटस से यहाँ पहले हो सकता है, मुझे क्या पता रैंडम लिखा है, लेकिन ये कहा गया कि मूविंग पॉइंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। लोकस बताना है उस पॉइंट का जो कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ए बी इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का क्लियर होगा? अब ये राइट एंगल अगर बन गया तो मुझे इतना पता है ये 1,0 है, ये 3,1 है। तो मैंने अपनी मर्जी से, मैंने आपको लोकस निकालने के लिए एल्गोरिथम में सबसे पहला पॉइंट बताया था। जिस पॉइंट का लोकस आपको निकालना है उसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम? एच कोमा के। मैंने मान लिया। मानने के बाद दूसरी बात क्या लिखा रखी है? जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखी गई उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? पाइथागोरस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? पाइथागोरस लग जाएगी। तो कहना है इससे पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ? अब एपी या पीए का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस वन होल स्क्वायर के माइनस जीरो, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसको हट जाएगा, डिस्टेंस लगा देगा। समझ में आएगा? बार क्लियर है? प्लस पीबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर का मतलब होता है h माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, पक्का क्लियर है? 100%। अब क्या करना है? इसको सिंपलीफाई कर दो। करो सिंपलीफाई, क्या बनेगा? जो भी आंसर आ रहा है निकाल के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर दो बार आएगा, 2x स्क्वायर
2k², ठीक है, प्लस यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, प्लस यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, माइनस का 2h आएगा, माइनस का यहाँ से k² रहेगा, माइनस का 6h आएगा, और माइनस का 2k आएगा, इज इक्वल टू 3 - 2, 3 - 1, 2 का स्क्वायर इज 4, और 1 का स्क्वायर इज 1। ये तो यानी ये फाइनली बन जाएगा 2h² प्लस 2k² माइनस का 8h माइनस का 2k, और ये कितना बनेगा, 1 से 1 कट गया, 10 - 4 6, प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास h और k में रिलेशन आ गया, मैथमेटिकल रिलेशन का इस्तेमाल करके। मेरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमने लोकस निकालने के लिए मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, एलिमिनेट द वेरिएबल से पहले। अगर कोई वेरिएबल h और k के अलावा कोई है क्या, नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, h की जगह x लिख दो और k की जगह y लिख दो। ये आपका आंसर है, 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट, कोई परेशानी, दोबारा चेक सब मैंने इसको लिखो ढंग से, है ना। अभी एक अगला क्वेश्चन तो बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगी बात। पाइथागोरस बन रहा था, पाइथागोरस लिखा, हाँ आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, बात तो सही है। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आने वाले क्वेश्चंस में फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू से ही वो आदत डलवा दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी डन, अभी लिख लिया, लिख रहे हैं, अच्छा बोलियो। कायदे से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली ये तो पढ़ा ही हम लोग ने ना। मान लीजिए एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है ना? तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो ये बात यहाँ भी लागू है, यहाँ भी लागू हो, यहाँ भी लागू हो, यहाँ भी लागू। तभी मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो पॉइंट घूम रहा है, जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक किसी पॉइंट पे मैंने फोटो क्लिक करके आना। मेरी बात समझ में आई? दिया क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन और लिख लिया, समझ आ गया, मैं क्लियर। चलिए बोल, मैंने ये क्वेश्चन लिखा होगा, इसको लिख देना बाद में, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। ठीक है, a strip of length L
a stick of length L slides with its ends slides with its ends on two perpendicular lines with its ends on two perpendicular lines. Find the locus. Find the locus of its middle point. Find the locus of its middle point. लोकस निकालना है मिडल पॉइंट। अब अच्छे से सुन लीजिए मेरी बात की बढ़िया तरीके से। ठीक है, हमसे कहा गया एक स्टिक है जिसकी की लेंथ L यूनिट्स है। वो क्या कर रही है, दो उसके एंड्स जो है परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर है। एंड्स कहाँ है, परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर। तो ठीक है, उसके एंड्स परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर आ रहे, तो ऐसा समझ ले ये वो स्टिक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है, ये 90 डिग्री एक्स और वाई एक्सिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरी मर्जी से मैंने मान लिया a,0 और ये मान लिया 0,b, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर y0 होता है, वाई एक्सिस पर x0 होता है। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, पक्का किसी को नहीं। एक स्टिक है जिसकी की लेंथ L है। लेंथ L ऑब्वियसली बात है स्टिक की है, मतलब AB की लेंथ L है। ये जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है मैथमेटिकल भाषा में उसको लिखते हैं। चलो क्लियर होगी बात की। अब क्वेश्चन में क्या कहा, लोकस निकालना। किसका लोकस निकालना? मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट का? स्टिक के मिड पॉइंट का। स्टिक का मिड पॉइंट कहां है करेगा, यहां पे निकलेगा, उसको मान लिया बी को। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट हम लोग h, k मानते हैं। ऐसा आपने पढ़ा, जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट h, k। h लिख लिया, k लिख लिया। अब हमें इतना पता है पाइथागोरस यहाँ लग रही है, पाइथागोरस इसको ओ मान लेते हैं, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, OB का स्क्वायर यानी B स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। क्या ये बात गलत है? किसी की समझ में आ गई? पक्का समझ आ गई? पाइथागोरस लगा दिया। अब पाइथागोरस लगाने के बाद क्या था, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी अदर देन h, k। यहाँ पर वेरिएबल है, कौन कौन है, ए और बी दोनों वेरिएबल ही तो है, कांस्टेंट थोड़ी ना वो तो क्या है एक्चुअली, आप मेरे पास समझो, ये पता क्या है, ऐसे समझो, ये आप समझो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वो स्टिक है, ऐसे रखिए, ठीक है ना, ऐसे रखिए। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टिक ऐसे 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 होती है, ये नीचे हो रही, नीचे हो रही। मेरा हाथ जहां पर है ये मिड पॉइंट है इस स्टिक पर, मेरा हाथ जहां पर है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब हाथ जो है मिड पॉइंट जिस स्ट्रिंग पर आ रहा है वो पॉइंट की जर्नी को देखिए, वो पॉइंट कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ भाग रहा है, ऐसे 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 स्टिक छोटी है इसी, ये पॉइंट तो भाग रहा है ना, इस पॉइंट को, मेरा हाथ तो कांस्टेंट है लेकिन हाथ मूव कर रहा है, ऐसे समझो, तो पॉइंट मूव कर रहा है, ऐसे समझो ये मूव कर रहा है, मुझे उस मूवमेंट का, उस रास्ते का लोकस है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हुआ क्या, जब ये स्टिक मैंने ऐसे रख दी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो किसी एक इंस्टेंट की फोटो है, ये हमेशा ऐसा हो ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट तो मूव कर रहे हैं, ये दोनों ए और बी तो दोनों मूव ही गए। मेरी बात समझ में भव्य क्लियर है बात की? ये फील आएगी ना तो लोकस समझ में आएगा, फील नहीं आएगी लोकस नहीं आएगा समझ। समझ में आ गया सबको? क्लियर है, बहुत बढ़िया शानदार। तो वो तो बंद करो, ठीक है बात है, ठीक है, ठीक। अब वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना, अब ए और बी दो वेरिएबल्स है अलग अलग रखे। अब यहां से मुझे चीज समझ में आ रही है, ये मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है a प्लस 0 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू h, 0 प्लस b डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू k। यानी a की वैल्यू 2h आ गई, b की वैल्यू 2k आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलो क्लियर हो? 100% क्लियर आ गई। मतलब मैंने क्या करा, ये जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, सारी मुश्किल, इतना सा क्वेश्चन हो, इतना बड़ा क्वेश्चन हो, सब में स्टेप सेम बोलो। मैंने क्या करा, जो वेरिएबल है उनको एलिमिनेट करने के लिए एच और के का रिलेशन निकाल दिया, तो मैंने इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए की जगह 2h, तो ये 4h² प्लस 4k² इज इक्वल टू 5h²। बस फाइनली क्या कहते हैं हम, h की जगह x और k की जगह y, तो आंसर आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू l² बाय 4।
दैट्स योर फाइनल आंसर। समझ गया वही बात है। एल तो नोन क्वांटिटी है, अननोन नहीं है। क्वेश्चन में खाली गिवन है तो एल भी नाम पर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो कोई डाउट कंफ्यूजन दोबारा पूछेंगे सबको। आगे हम कर सकती है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लिख दो। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड of the triangle AOB. Find the locus of the centroid of the triangle AOB. Find the locus of the centroid of the triangle AOB. जो AOB ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड का मुझे लोकस बताना है। ये लोग की बात हुई। गिवन क्या है? वही बात गिवन है। AB एक स्टिक है, इसकी लेंथ L और कुछ भी गिवन नहीं। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ बना, सुनो जरा फिर से। हमें जो गिवन था तो ये था A, हमने माना A,0, B हमने माना 0,B, O हमने माना 0,0 है। एक्स और वाई एक्सेस मान ली। ठीक है, क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत नहीं। लोकस किसका चाहिए? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है? हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। कहाँ लाई करता है? हमेशा अंदर लाई करता है। पी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? एच कॉमा के। जिसका लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? एच कॉमा के। ये बात समझ में आ गई है तो पक्का क्लियर है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? एच। एच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। वो क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड 3। क्लियर होगी बात? के y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3। यानी a की वैल्यू आ गई 3h, b की वैल्यू आ गई 3k। तो समझ आया यहाँ तक? आया। पर पाइथागोरस तो लगी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये लेंथ l है, l का स्क्वायर। बस a की जगह 3h यानी 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर l स्क्वायर। h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस कर रहे।
तो x square plus y square is l square divided by 9. That's your final. कोई डाउट है कंफ्यूजन है दोबारा बात करेंगे। समझ में आ गई बात? अभी क्लियर है पक्का? लिखो भाई साहब, समझ में आ गई बात? हमें क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? अब रोल आएगा रक्षित ध्यान देगा इस बात का कि मैं क्यों h को मान के इस्तेमाल कर रहा हूँ x को y के लिए। अब एक क्वेश्चन a 1, 2 is a fixed point. A is a fixed point. आगे देखिए next line. A variable point B, a variable point capital B lies on a locus. A variable point capital B lies on a locus. Locus के ऊपर lie कर रहा है whose equation is x square plus y square equal to 4. Whose equation is x square plus y square equal to 4. Find, next time we लिखें, find the locus of the midpoint of AB. Find the locus of the midpoint of AB. AB के midpoint का locus निकालना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले सुनिए लेकर। ये एक फिक्स पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट भी लाई कर रहा है। वेरिएबल पॉइंट वर्ड लिख दिया गया, वेरिएबल पॉइंट लाइज ऑन अ लोकस, एक रास्ता। वेरिएबल पॉइंट बी क्या कर रहा है? लाई कर रहा है किसके ऊपर? एक रास्ते के ऊपर। वो रास्ता जिसकी इक्वेशन दी गई है, वो रास्ता जिसकी इक्वेशन दी गई है, क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है विद सेंटर 0 0। एम आई राइट? नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन आगे आगे तो पता होना ही पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, ये वो सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है? ये वो सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका की सेंटर ओरिजिन आ गई। ये रहा सेंटर ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट है, वो एक फिक्स पॉइंट है, A1, 2 इस सर्कल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ए इसको नहीं कर रहा सेटिस्फाई। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब कंफर्म हो गया, ए इस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, ए इस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा। मैंने मान लिया
ए कहीं ना कहीं लेटेस्ट से यहाँ लाई कर, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर रहा है, या तेरा मन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ मान, डजेंट मैटर कि मैं उसको कायदे से आगे चल के आप ये पढ़ेंगे कि ये भी आपको पता लग जाएगा ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। अभी कहीं भी बना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालने में कोई फर्क नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? एक पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, लेकिन अब वेरिएबल पॉइंट बी वो लाई कर रहा है इस सर्कल पे, तो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से बी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर। इस सर्कल की बाउंड्री तो कहीं भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो AB है इसका जो मिड पॉइंट है वो P, इसका जो मिड पॉइंट है P, उसका लोकस देखा, उसका लोकस देखा। मेरी बात समझ में आए? क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्योंकि क्वेश्चन में, इधर ध्यान देंगे रक्षित, ये इक्वेशन सर्कल की एक्स और वाई में दे रखी। अगर सोचो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई तो गूगल पॉइंट है जो केवल इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। डायग्राम देखिए नजर आ रहा है पी सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, पॉइंट उसको बताना, लिख दिए सबको। इस वजह से जिसका लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट अपनी मनमर्जी से एच के मानते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ या नहीं? सबको क्लियर? 100% है। अच्छा अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, मैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से x1 y1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? x1 y1, एक्स वाई भी मान सकता हूँ, लेकिन मेरा आप सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन है जनरली एक्स वाई ना माने, इस तरीके से कोई और पॉइंट मान ले, स्टैंडर्डली आपको दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर होगी बात ये? तो क्योंकि एज B lies on x square plus y square equal to 4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये बात क्लियर आया ना? वो पॉइंट इसके ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गई बात ये? बहुत बढ़िया। अब इसका कोऑर्डिनेट ये रहा। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कहना इससे h इज इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट है 1/2, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? इसी तरह k को लिख सकता हूं क्या मैं, y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, आया ना? हमारे पास x1 y1 में रिलेशन है, ये दोनों भी वेरिएबल है, तो रिलेशन किस में ले आऊं, h और k, किस में ले आऊं, h और k में। यहां से x1 आ गया 2h माइनस y1 आ गया 2k-2, x1 और y1 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, यानी 2h-1 का होल स्क्वायर प्लस 2k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फाइनली h को x और k को y रिप्लेस कर दो, जो भी आएगा आंसर वो आपका आंसर है। खत्म हो गई बात। आया कि नहीं आया समझ में? अभी क्लियर है पक्का? क्या नहीं है समझ? दोबारा दोबारा बोल, दोबारा पूछ। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ क्वेश्चन ने, 1/2। बी कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट माना x1 y1, क्या माना, तो x1 y1 माना, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करा दिया। पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, h इक्वल टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का एडिशन बाय 2, से y कोऑर्डिनेट की लिख दी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x1 और y1 की इस इक्वेशन। समझ में आ गई? पक्का क्लियर है?
देखो और दोबारा बोलो। बी वेरिएबल है ना, बी सर्कल को अप्लाई कर रहा है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, जहां भी करेगा, मान लो यहाँ लग रहा है, ऐसा होता सर्कल, मान लो मैं बी को यहाँ लेता, ए को यहाँ लेता, तो मैं ए बी को ऐसे बात कर लेता, क्या फर्क पड़ता, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनली आंसर। अभी समझ में आ गई बात भाई, एक्स और वाई क्यों नहीं लिए, क्लियर है सभी को। तो लोकस शब्द का मतलब समझ में आ गया, किस तरीके से हम लोकस निकालते हैं, क्या सारा इसके पीछे का लॉजिक है, क्लियर होने लगा। अंडरस्टूड, चलने आगे। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। टॉपिक का नाम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को लोकस से कोरिलेट करते हुए समझेंगे और नई नई टर्मिनोलॉजीज को समझते चलेंगे की तरह। अब हम ये मान लो आज से हम इस चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से घुस चुके, पीएनसी पे अब काम करना बंद कर देंगे फिर, यानी घर पे बैठ करके जो कर रहा, अब आप स्ट्रेट लाइन का अपना काम ज्यादा चालू हो जाए। ठीक है क्या, पीएनसी पे करो नहीं नहीं है, थोड़ा काम करेंगे, ज्यादा ना करें, ज्यादा काम पे इस वाले पार्ट पे करेंगे, सेल्फ स्टडी में लीजर टाइम दिस, लेस टाइम दैट। अंडरस्टूड हो गया बात। चलो देखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that locus of a point such that if any two points of this locus, such that if any two points of this locus are joined, locus of a point such that if any two points of this locus are joined, then they define a unique direction. Then they define a unique direction. Then they define a unique direction. To understand direction, we need to know inclination and slope of a line. To understand direction, we need to know inclination and slope of a line. डायरेक्शन को समझने के लिए हमें इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ अ लाइन दोनों चीजें समझनी जरूरी है। इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ अ लाइन दोनों समझनी जरूरी है। मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या बताई मैंने कहा लोकस एक पॉइंट का, अगर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, किस पॉइंट्स को, वो दोनों पॉइंट जो इस रास्ते पे, किस रास्ते पे, स्ट्रेट लाइन पे, मान लो ये रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट, इस रास्ते के ऊपर ट्रेवल करने वाले कोई दो पॉइंट, या यूं कहूं एक पॉइंट जिसकी की कहीं पर पोजीशन ये है, कुछ क्षण बाद पोजीशन ये है, उनको ज्वाइन करो तो एक डायरेक्शन करो, यूनिक डायरेक्शन को डिफाइन करें।
और डायरेक्शन का मतलब सीधा सीधा स्लोप और इंक्लिनेशन से होता है। अब स्लोप का मतलब क्या और इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, नीचे लिखो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, नीचे लिखो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। If a straight line intersects the x-axis, if a straight line intersects the x-axis, then the inclination is defined as, if a straight line intersects the x-axis, then inclination is defined as the measure of the inclination is defined as the measure of the smallest measure of the smallest non-negative angle, measure of the smallest non-negative angle which the line, measurement of the smallest non-negative angle which the line makes with the, which the line makes with the positive direction, which the line makes with the positive direction of the x-axis, which the line makes with the positive direction of the x-axis, smallest non-negative angle। क्या मतलब, इधर ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मान लो x और y एक्सिस है ये, मान लो एक लाइन ने x एक्सिस को ये काटा, तो ये जो एंगल है थीटा, इसको थीटा को कहा जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। या फिर उस लाइन ने यहाँ काटा, तब भी उसको कहा जाएगा थीटा। ये रही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर है उधर नहीं। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उस एंगल की बात, मेरी बात समझ में आई क्या? या फिर अगर मान लो लाइन ये है तो आप इस एंगल को थीटा बोलोगे, या फिर लाइन ये है तो आप इस एंगल को थीटा बोलोगे। ये एंगल थीटा, थीटा बाय 2 पहला क्वाड्रेंट में आ गया, और ये भी पहले में ही आ गया, ये थर्ड सेकंड में आ गया, ये भी पहले में ही आ गया। मतलब कहीं पर भी काट रही है, मैंने सारे केसेस आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात हो जरा। और जो थीटा है आपका, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, क्लोज्ड जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करता है। क्लोज्ड जीरो से ओपन पाई के बीच में माना जाता है। डन होगी बात। समझ आ गई बात। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल नॉन नेगेटिव, नेगेटिव होता ही जीरो या जीरो से बड़ा, क्योंकि जीरो क्लोज से ओपन पाई के बीच में एंगल लाई करेगा, इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लोज, ये दोनों बात की दो बातें ध्यान। क्लियर बात। आगे स्लोप ऑफ अ लाइन, अगली बात मैंने कहा था, दो शब्दों की बात करी थी, इंक्लिनेशन और स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप के ब्रैकेट में एक और वर्ड लिख लो, ग्रेडियंट। स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, where theta is not equal to pi by 2,
If the angle of inclination is theta, where theta is not equal to pi by 2, then slope is given by, then the slope is given by tan theta, tan of theta. और इसको जनरली m से डिनोट किया जाता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो tan थीटा हो जाती है। थीटा पाई बाय 2 होती है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई बाय 2 पर थीटा डिफाइंड नहीं था और tan थीटा इज योर आंसर। और जनरली tan थीटा को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन को समझने के लिए दो बातें समझना जरूरी है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और दूसरा स्लोप। दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत ठीक है। अब लिखो जरा, इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाएगा इसका मतलब m 0 हो जाएगा, then the straight line will be parallel to the x-axis, then the straight line will be parallel to the x-axis। अगर थीटा 0 हो जाए तो m 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन विल पैरेलल टू द x-axis। जैसे कि मान लो ये 0 0 है और मैंने कहा ये लाइन लेटर से ये बता दी मैंने, लेटर से 0,2 लिख लिया, तो मैं कहूंगा ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो स्लोप 0 है। समझ में आ गई बात? तो मैं क्लियर है? पक्का? तभी समझ आ गई बात हुई? ठीक। तो थीटा अगर 0 आ गया तो लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अंडरस्टूड है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इस स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे y इक्वल टू 2। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देगी y 2 है, क्योंकि y 2 है और तो हमेशा कांस्टेंट है, y तो हमेशा कांस्टेंट है, y की वैल्यू 2 है। अगर लाइन पैरेलल की x एक्सिस की बात करें तो y इक्वल टू 2 आ गया। अंडरस्टूड? नोट ऐसे बाकी आगे लिखो। if theta is equal to 90 degree, then m does not exist। if theta is equal to 90 degree अगर आ जाए then m does not exist, यानी स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, then m does not exist, but the line is parallel to the y-axis, but the line is parallel to the y-axis। अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट द लाइन विल बी पैरेलल टू y-axis। मान लीजिए 0,0 है पैरेलल टू y-axis, लेट अस से ये पॉइंट ले लिया 3,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया लेट अस से 3,0, तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सोल्व करूंगा x इक्वल x फिक्स है, पर x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर होगी बात?